Morning, dear student. Today we will discuss about topic domestic tertiary of a country. बेटा डोमेस्टिक टर्शियरी ऑफ अ कंट्री मीन्स क्या है? इन अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें, वैसे ही आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो आप यही कहेंगे जी हाँ जी, जहां तक कि हमारा पूरा भारत है, वहां जहां भी हो, जितना एरिया उसके पास है, वही कहेंगे हम उसकी वो डोमेस्टिक क्षेत्र में काउंट किया जाता है। ठीक है। और उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल, एक तरीके से पॉलिटिकल एरिया हो गया वो जी, हमारी सत्ता जहां तक फैली हुई है वो एरिया हमारा हो गया डोमेस्टिक, क्योंकि वहां हम इजिली आ जा सकते हैं, वो हमारे अंडर है, वो हमारा भारत है, हम उस देश के वासी है। लेकिन इन इकोनॉमिक्स अगर सेंस में देखे, ठीक है, इन इकोनॉमिक्स अगर सेंस में देखे तो यहाँ पर आपको इसका थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ आपको पॉलिटिकल टर्शियरी यूज नहीं करना, यहाँ इकोनॉमिक टर्शियरी से लिया गया, इसका मीनिंग इकोनॉमिक टर्शियरी से लिया गया है, जैसे मैंने कल यहाँ पर अंडरलाइन भी कराया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक टर्शियरी से लिया गया है, जो कि मच वाइडर कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल टर्शियरी से। पॉलिटिकल क्या कहता है जी? गवर्नमेंट, बस कि गवर्नमेंट का वहां पर प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, जहां तक उसका एरिया फैला हुआ है, जहां तक उसकी चलती है, एक तरीके से हम ये कह दें हमारा एरिया है। ठीक है, जहां तक हमारा चल रहा है शासन, उसे बोलेंगे डोमेस्टिक टर्शियरी। ठीक है, पॉलिटिकल टर्शियरी यानी। लेकिन इकोनॉमिक टर्शियरी क्या है? जिसमें हमें यही नहीं लिखना, इसके साथ लाइन ऐड करनी है। कौन सा मीनिंग ऐड करना है? कि वो एरिया जहां पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हम हैं, हम आराम से, यानी हम रेजिडेंट पर्सन है, गुड्स है, हमारी कैपिटल है, इजिली क्या की जा सकती है? फ्लो की जा सकती है। किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, हमारे देश में रहकर हम इजिली उसको फ्लो कर सकते हैं। तो ये तीनों वर्ड आपको यूज करने हैं, पर्सन, गुड्स और कैपिटल। ठीक है, किसमें? जब इकोनॉमिक टर्शियरी यूज की जाती है। अब इसी के साथ यहाँ पर बेटे क्वेश्चन अराइज होता है कि डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन द एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, जो एम्बेसी के बारे में जैसे हमने पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था, क्योंकि ये लेसन में पहले भी करा चुकी हूँ 3-4 टॉपिक। तो बेटा एम्बेसी क्या है? कि जैसे इंडिया की एम्बेसी है, ठीक है, इंडिया की एम्बेसी है, वो कहाँ होगी? दूसरे देशों में, यानी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के नाम से जिसे हम कहते हैं, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड यानी बाहर वाला देश कहा जाता है। ठीक है, जो इंडिया की एम्बेसी है वो कहाँ चली जाएगी? दूसरे देशों में होती है। क्यों होती है? चलो थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, अगर भूल भी गए हो तो। बाकी रिकॉर्डेड इसका लेक्चर है कि भाई एम्बेसी, मान लीजिए अब हम हैं, ठीक है, मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, अब मुझे क्या करना है? दूसरे देशों में जाना है, मान लीजिए, चाहे विजिट कर, वैसे ही जाना है, चाहे एज वहां पर विजिट करने, चाहे घूमने फिरने जाना है, चाहे वहां स्टडी करने जाना है, किसी भी दूसरे देश में जाना है, मान लीजिए यूएसए में जाना है। ठीक है, मान लीजिए यूएसए में मुझे जाना है। ठीक है, अब वहां पर मैं चली तो गई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कुछ लॉस्ट हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की मेरी कोई गुड्स है वो लॉस्ट हो गई, या मुझे डिफिकल्टी हो गई, मेरा कोई वीजा है उससे रिलेटेड मुझे कोई डिफिकल्टी फील हो रही है वहां पर, तो उसके लिए वहां पर क्या होगी? हमारी एक एम्बेसी होगी। वहां पर हमारी क्या होगी? एक एम्बेसी होगी, इंडिया की एम्बेसी। ठीक है, जैसे आप फिल्मों में देखते हो, तो इंडिया की एम्बेसी होगी। तो ये हम भारत के वासी हैं, ठीक है, हम इस एम्बेसी में इजिली जा सकते हैं, और ये इंडिया की एम्बेसी क्या करेगी? हमारी प्रॉब्लम को क्या करेगी? सोल्व करेगी। क्या करेगी? हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करेगी। जैसे कि आपने बेटा वो मूवी देखी थी सलमान खान की, जिसमें वो एक ध्यान हो, तो वो एक लड़की थी पाकिस्तानी, जो छोटी सी जो लड़की थी पाकिस्तानी, तो वो बेटा वहां पाकिस्तान में उसको भेजना चाह रहा था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मूवी का, वो जो बजरंग बली ऐसे बोलता था। ठीक है, हनुमान जी पे ज्यादा विश्वास करता था सलमान खान, अभी आपको याद भी आ गया होगा मूवी का, किसी को नाम याद आया हो तो आप बोल सकते हो। तो वहां पर बेटा वो क्या, हाँ जी मिंटू, कौन सा, क्या नाम था उस मूवी का? बजरंगी भाईजान। हाँ, बजरंगी भाईजान। तो आपने वहां देखा होगा कि जो सलमान खान था, सलमान खान उस लड़की को लेके कहाँ जाता है? हमारे दिल्ली के एक एम्बेसी, और कौन सी एम्बेसी में? पाकिस्तान। कौन सी एम्बेसी में? पाकिस्तान एम्बेसी वालों के पास जाता है। वो कहता है जी ये जो लड़की है ये गलती से यहाँ आ गई है और ये पाकिस्तानी है, तो वो इसके पास क्यों लेके गए भाई? पाकिस्तानी एम्बेसी के पास क्यों लेके गया? ठीक है, जो एम्बेसी होती है हमारी वो दूसरे देशों में होती है, और ये सलमान खान जो है उस लड़की को पाकिस्तान की एम्बेसी में ही क्यों लेके गया? और जो एम्बेसी होती है वो हमारी कैपिटल में होती है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो कहाँ होती है? हमारी कैपिटल, जैसे दिल्ली में है। ठीक है, जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो दिल्ली में मिलेगी। तो जब सलमान खान है वो पाकिस्तान की एम्बेसी में गया, और वहां पर उसने कहा भाई ये जो लड़की है ये लॉस्ट हो गई है, गलती से यहाँ आ गई है, लेकिन ये पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तान एम्बेसी में इसलिए गया क्योंकि
लड़की उसे क्या लगी, पाकिस्तानी है। और ये जो पाकिस्तानी एम्बेसी है अपने देश के वासियों की क्या करती है, पूरी हेल्प करती है। इसलिए क्या करा, वो वहां पर गया, तो उसे बोलते बेटा एम्बेसी। बाकी इसका एक लेंथी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है मैं पहले इसको भेज चुकी हूँ। ठीक है, चलो आगे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ बस एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, डू वी हैव दिस फ्रीडम, क्या ऐसी ये फ्रीडम। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ये, डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन गुड्स कैपिटल इन दी एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। क्योंकि फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारी यहाँ होगी और हमारी एम्बेसी फॉरेन कंट्री में होगी, ठीक है, ताकि हमारे देश के जो व्यक्ति है वहां पर रह रहे हैं तो क्या की जा सके, उनकी हेल्प की जा सके, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो सके। जो बेटा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, यानी एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा है, उसमें क्या हो सके, फ्रीडम आ सके, मीन्स उसमें उन काफी इंफॉर्मेशन का फ्लो किया जा सके एक देश का दूसरे देश के साथ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है बेटा, डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन पर्सन गुड्स कैपिटल। लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम 10 नंबर तक का आ जाता है, ठीक है, इसलिए मैं काफी धीरे धीरे भी करा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी, और रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार फिर सुनी देखिएगा, फिर क्वेश्चन राइज कीजिएगा। चलिए, डू वी हैव दिस फ्रीडम, क्या ऐसी फ्रीडम, पर्सन गुड्स कैपिटल इन दी एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया, क्या ऐसी फ्रीडम हमें मिलेगी। देखिए क्वेश्चन अराइज हो रहा है, यहां पर क्या था, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक टर्शरी वो थी जहां पर भाई हमारे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पर हम हमारी वस्तु चाहे हमारी कैपिटल मनी किसी भी प्रकार का इजी हम फ्लो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम वहां एंटर कर सकते हैं, वो है हमारी इकोनॉमिक टर्शरी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्या ऐसी फ्रीडम, ये जो फ्रीडम बोला ना इकोनॉमिक टर्शरी में, हम ये कह रहे हैं क्या ऐसी फ्रीडम, यानी पर्सन गुड्स कैपिटल का हमें जो फॉरेन कंट्री की एम्बेसी जो यहाँ पर होगी, क्या उसमें हमें ऐसी फ्रीडम मिलेगी। तो आंसर आता है इसका नो। क्यों नहीं आएगी भाई, क्योंकि मान लीजिए पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसमें मैं चली गई, मुझे वो फ्रीडम नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान का व्यक्ति इसमें गया है उसको मिलेगी। क्योंकि बेटा जो ये एम्बेसी है चाहे किसी भी देश में की हो, ठीक है, किसी भी देश में स्थापित हो, जैसे इंडिया की एम्बेसी है मान लीजिए यूएसए में है, तो कोई मैटर नहीं करता यूएसए में है वो एम्बेसी, लेकिन वो किसका पार्ट माना जाता है, डोमेस्टिक टर्शरी का ही पार्ट माना जाता है। यानी ये मान लीजिए कि वो हमारे ही देश का भाग है, वो हमारे ही देश का पार्ट माना जाता है, चाहे वो कहीं भी क्यों नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन ये अराइज होता है। चलिए इसको अभी और क्लियर कर देते हैं। डू वी हैव फ्रीडम पहले पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, कैसी हम जो फॉरेन कंट्री में एम्बेसी जो लोकेटेड है, फॉरेन कंट्री की एम्बेसी होगी ना हमारे इंडिया में, तो क्या उसमें हमें ऐसी फ्रीडम मिलेगी, नहीं ऐसी फ्रीडम नहीं मिलेगी। क्यों, चलिए तो आगे देखते हैं। डू वी हैव दिस फ्रीडम पर्सन गुड्स कैपिटल इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रोड, लेकिन हम हैं, ठीक है, हम इंडियन हैं, ठीक है, हम यहाँ के रेजिडेंट हैं, और हम बाय चांस हम दूसरे देश में चले गए हैं और वहां पे इंडिया की एम्बेसी हमें मिल गई है, इंडिया की एम्बेसी हमें वहां मिली हुई है, ठीक है, यानी इंडिया की एम्बेसी है वहां पर, तो क्या ऐसी फ्रीडम हमें उस वहां पर मिलेगी। देखो हमारा ही भारत है, ये हमारा ही भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी है और हम यहीं रह रहे हैं, मैं यहीं रह रही हूँ और ये पाकिस्तान की एम्बेसी है, मैं इस एम्बेसी में चली गई, क्या मुझे ऐसी फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम, जी आराम से मैं इजिली किसी भी बात अपनी प्रॉब्लम दे सकती हूँ, कोई भी गुड्स मनी किसी भी से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या मेरा प्रॉब्लम ये सोल्व करेगा पाकिस्तानी एम्बेसी, वो भी मेरे भारत में रहकर। आंसर है उतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी, आंसर है नो। लेकिन क्या इतनी फ्रीडम, जो मोस्ट फ्रीडम हम ये बोल रहे हैं ना, अपने भारत में रहकर इजिली हम कहीं भी घूमते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार के हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो फ्रीडम क्या हमें पाकिस्तान एम्बेसी में मिलेगी, वो भी इंडिया में है। आंसर है नो। लेकिन हमारी इंडिया की एम्बेसी मान लीजिए यूएसए में है, इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है, तो क्या ऐसी फ्रीडम, देखो यूएसए में मैं चली भी गई और वहां पे मुझे इंडिया की एम्बेसी दिखी, हूं यूएसए में, लेकिन इंडिया की एम्बेसी में अगर मैं चली जाती हूँ, क्या मुझे ऐसी फ्रीडम मिलेगी, कौन सी फ्रीडम, जो अभी यहाँ पे गिवन है कि आराम से आप किसी बात का किसी भी प्रॉब्लम को बता सकते हो,
किसी का भी फ्लो कर सकते हो, गुड्स का फ्लो कर सकते हो, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां बातचीत कर सकते हो। क्या ऐसी फ्रीडम इंडिया की एम्बेसी जो बाहर एब्रोड में है, क्या वहां पे आपको मिलेगी? तो आंसर है यस। बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बन जाता है 1 मार्क्स का, ठीक है, और आता है मोस्टली आता है ये क्वेश्चन कि एम्बेसी जो है, मान लीजिए हमारे देश में ही है लेकिन वो एम्बेसी दूसरे देश की होगी और मैं अपने देश में ही खड़ी हुई हूँ, पाकिस्तान की एम्बेसी में मैंने एंटर कर लिया, क्या मुझे यहाँ पर ऐसी फ्रीडम मिलेगी? पर्सन, गुड्स, कैपिटल, इजिली मुझे बहुत ज्यादा फ्रीडम वहां मिलेगी? आंसर है नो। लेकिन मैं अब यूएसए में चली गई और यूएसए में क्या है, इंडिया की एम्बेसी है, तो क्या मुझे वहां पर है, यूएसए में खड़ी हुई हूं, मैं उनकी लैंड पे खड़ी हुई हूं, लेकिन मैं अगर इंडिया की एम्बेसी में एंटर कर लेती हूँ, क्या मुझे वहां पर फुल फ्रीडम मिलेगी? हाँ जी, वहां पे फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि वहां पर एंटर करते ही मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने देश में ही एंटर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आंसर आएगा यस। यहाँ पर ये जरूर अंडरलाइन और इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। आगे, इंप्लाइंग दी फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया नॉट अ पार्ट ऑफ, देखिए यहाँ क्योंकि फॉरेन की एम्बेसी है और वो हमारे भारत में है, जी भारत में ही होगी, क्योंकि एम्बेसी एक देश से यानी हमारी एम्बेसी तो दूसरे देशों में होती है, किस लिए? हेल्प करने के लिए, इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए, एक जो कंट्री है दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बने रहे, ठीक है, उनके बिटवीन इजिली इंफॉर्मेशन को फ्लो, इसलिए इंडियन आर नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो फॉरेन एम्बेसी है, चाहे वो हमारे भारत में ही है, भारत में ही है, लेकिन फिर भी हमारी डोमेस्टिक क्षेत्र का पार्ट नहीं माना जाता। और डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जहां पे हमें फ्रीडम मिल रही हो, हम इजिली वहां पे एंटर करके आराम से फ्रीडम, कुछ भी बातचीत आराम से कर सकते हैं, वो फ्रीडम हमें नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में, इंडियन एम्बेसी जो कहाँ पे लोकेटेड है, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड आर, जो इंडिया की एम्बेसी है जो फिलहाल दूसरे देशों में है, ठीक है, अब्रॉड में है, क्या ऐसी फ्रीडम हमें वहां पे मिलेगी? हाँ जी, ऐसी फ्रीडम हमें मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वाइल डिफाइनिंग द टर्म, जब हम डोमेस्टिक टर्शरी को डिफाइन करते हैं, फोकस नॉट टू बी इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब देखिए यहाँ पर अब मीनिंग क्लियर होगा क्यों यहाँ पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शो नहीं कर रहे, इकोनॉमिक को क्यों शो कर रहे हैं। इकोनॉमिक मतलब जहां पर्सन है, गुड्स है, इजिली आप फ्लो कर सकते हो, और पॉलिटिकल मतलब कि बस जहां पर शासन है, सत्ता है, यानी भारत फैला हुआ है जी वहां तक, ठीक है, ये वो वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक मतलब जहां पर व्यक्ति, हम व्यक्ति हैं, हम अपने देश की हैं, इजिली जा सकते हैं, चाहे वो एम्बेसी कहीं भी क्यों नहीं हो। तो फोकस इज नॉट टू, या पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे फोकस नहीं किया गया। दिस फोकस इज ऑन सच अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द पर्सन है, वो एरिया जहां पर्सन, गुड्स, कैपिटल इजिली क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट किया जा सकता है। इसलिए इन इकोनॉमिक सेंस में अगर टॉपिक थोड़ा सा हो ध्यान से पढ़ लीजिए तो बहुत सिंपल बन जाता है। आप अगर इकोनॉमिक सेंस में देखें तो ये कहते हैं जी, डोमेस्टिक जो टर्शरी का अभिप्राय इकोनॉमिक टर्शरी से लिया गया। इकोनॉमिक टर्शरी की मतलब ये नहीं कि मेरे भारत पूरा फैला हुआ है जी, वो है नहीं, वो क्षेत्र जहां पर, वो एरिया, चाहे वो ऐसा, चाहे वो एरिया, वो ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर हम पर्सन, गुड्स, चाहे मनी हो किसी प्रकार की, इजिली हम क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और वो अगर हम एम्बेसी का जैसे जोड़ देते हैं तो वो फ्रीडम हमें इंडिया की एम्बेसी मिलेगी, और इंडिया की एम्बेसी जो देश से बाहर है, इसलिए यहाँ पर वो डोमेस्टिक क्षेत्र का पार्ट माना जाता है और इकोनॉमिक टर्शरी से लिया गया है, ना कि पॉलिटिकल टर्शरी से। पॉलिटिकल मतलब बस भारत भारत हो गया, खत्म, भारत में जो है वो है, और इकोनॉमिक भारत का पार्ट होगा। अब एम्बेसी जो है भारत की है, वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो, यूएसए में है, लेकिन वो डोमेस्टिक टर्शरी का ही पार्ट माना जाएगा। ये लाइन दोबारा बोल रही हूँ, कई बार बोल चुकी हूँ और इंपॉर्टेंट है, यही आती है कि इंडिया की एम्बेसी है, और ऐसे लिखा आता है बेटा, फॉरेन कंट्री में है, ठीक है, इंडिया की एम्बेसी फॉरेन कंट्री में है, वो किसका पार्ट मानी जाएगी, वो डोमेस्टिक टर्शरी का पार्ट मानी जाती है, यानी हमारे देश का ही भाग है। ये मान लीजिए हमारे देश का ही पार्ट एक वहां पे चला गया है, अगर मैं उसमें एंटर करती हूँ मुझे अपने देश की फीलिंग आएगी उसमें, ठीक है, तो यहाँ बेटा ये क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। बेटा वॉइस क्लियर है? पहले रिप्लाई कीजिए। मिंटू वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए, क्योंकि बेटा कल ऐसा ही हुआ, मैं बोलती गई और +1 में ऐसे ही हुआ कि लेक्चर रिकॉर्ड करती गई बट रिकॉर्ड हुआ ही नहीं और मैं ही एग्जिट हो गई उसमें, ठीक है। चलो, नेटवर्क भी मेरे पूरे ही हैं। देखिए, तो यहाँ टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में, क्योंकि बेटा ये यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं
लेकिन न्यूमेरिकल से पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ काफी बन जाते हैं, क्योंकि 10 नंबर का है और एक ही लेसन है, ठीक है। इससे अगला लेसन भी 5 से 7 नंबर तक का आ जाता है, और यहाँ कम से कम 10 नंबर तक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं, कोई 1 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, 1 मार्क्स में ज्यादा आते हैं, बाकी 6 मार्क्स का आ जाता है। कन्वर्जन ऑफ, चलिए, तो जहां जो क्वेश्चंस बन रहे हैं मैं वहां हाईलाइट आपको अंडरलाइन कराई रही हूँ। अब आ रहा है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू नेशनल इनकम में? देखिए, कन्वर्ट तो तब करोगे जब इसका मीनिंग क्लियर होगा। डोमेस्टिक इनकम मतलब ये हमारा भारत है, इसमें इनकम का फ्लो हो रहा है, इसमें इनकम अर्न की जा रही है, ठीक है, यहां से इनकम अर्न हो रही है। अब चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहा है, कोई मैटर नहीं है, ठीक है, बस हमारे देश में ही कहीं ना कहीं इनकम अर्न हो रही है। और नेशनल इनकम क्या है जी? नेशनल इनकम वो है कि जो नेशनल मतलब ही राष्ट्र, ठीक है, मिस रेजिडेंट का रिलेशन है, रेजिडेंट होना चाहिए हमारा। अब चाहे उसकी अर्निंग यहाँ हम तो कर ही रहे हैं, और वरना अदरवाइज वो दूसरे देशों में भी, ठीक है, शेयर्स वेयर्स में बहुत अर्निंग करता ही है, तो वहां से अर्निंग आ रही है, वो सब क्या कहलाई जाती है? नेशनल इनकम। तो देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। देखिए क्या है डोमेस्टिक ट्रेजरी, ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम वह इनकम है जो कि कहाँ कमाई गई है? डोमेस्टिक टर्शरी में। क्या है? डोमेस्टिक टर्शरी। बेटा एम्बेसी का भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है, धीरे धीरे आगे बताऊंगी कि एम्बेसी है, वहां पे बेटा अर्निंग जो की जा रही है वो हमारी डोमेस्टिक टर्शरी का पार्ट माना जाएगा, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो वो आगे बताऊंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डोमेस्टिक इनकम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, जो डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एक लेखा वर्ष में, एक ईयर के अंतर्गत जो ये जनरेट की गई है, सम टोटल ऑफ, इसे बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। इट इंक्लूड फैक्टर इनकम ऑफ बोथ, इसमें दोनों इंक्लूड है, मेन लाइन तो यही है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कोई भी हो, बस भारत से ही फ्लो हो रहा है, वो कहलाई जाएगी डोमेस्टिक इनकम। अब यहाँ पे कुछ बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि बेटा ये थ्योरी का भी आ जाता है क्वेश्चन। Our domestic income does include factor income earned by non-resident within the domestic treasury of our country. Domestic income does include, इसमें इनकम है, कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम तो शामिल है, कल बता दी थी। जो नॉन रेजिडेंट विद दी, जो नॉन रेजिडेंट, ठीक है, चाहे नॉन रेजिडेंट ने क्या की है वो अर्न की है, उसे बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। इसके बाद अवर डोमेस्टिक इनकम डजंट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय अवर रेजिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ अदर कंट्री। अवर डोमेस्टिक इनकम डजंट इंक्लूड, लेकिन हमारी डोमेस्टिक इनकम में डजंट इंक्लूड, इंक्लूड नहीं है फैक्टर इनकम अर्न बाय अवर रेजिडेंट, हमारे रेजिडेंट ने अर्न की है लेकिन फ्रॉम दी डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ अदर कंट्री, लेकिन दूसरी कंट्री से उसकी अर्निंग आ रही है, उससे इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या है? वह इनकम जो हमारी ही कंट्री में अर्न की गई, हमारी कंट्री से ही उसका फ्लो हो रहा है, अब चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट के हाथों में जा रही है, ठीक है। और इसमें इंक्लूड नहीं है, कौन सी इंक्लूड नहीं है जी? हमारा रेजिडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है जी, दूसरे देशों से तो करते हो, डीलिंग करते हो, ठीक है, एज अ लोन के रूप में भी मनी फ्लो करते हो, ठीक है, शेयर ये सब भी खरीदते हो, लेकिन वहां से उसकी अर्निंग आ रही है, उसको शामिल नहीं करते हैं, तो वो किस में चली जाएगी? नेशनल इनकम में। किस में चली जाएगी? नेशनल इनकम में। टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, बार बार मैं रिपीट कर ही दूंगी, बातों को समझ आ जाएगा। अब आता है अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक इनकम बिकम नेशनल इनकम प्रोवाइडेड। देखिए अब हमने ये तो पढ़ लिया जी डोमेस्टिक इनकम क्या है, हार्ड कुछ नहीं था, लाइनों पर मत जाइए, सिर्फ सिंपल डोमेस्टिक इनकम ये हमारे भारत में से अर्न की गई इनकम है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बार बार मैं बातों को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाइए। इसमें इंक्लूड नहीं है, क्वेश्चन आ जाता है इसमें इंक्लूड नहीं है, कौन सी क्या इंक्लूड नहीं है? रेजिडेंट की आय, कौन सी आय, कौन सी आय आ रही है, लेकिन वो आय यहां से नहीं आ रही, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रही है, वो इसको इसमें शामिल नहीं करना। चलिए आगे, डोमेस्टिक इनकम बिकम नेशनल इनकम प्रोवाइडेड। डोमेस्टिक इनकम कब नेशनल इनकम बनेगी, ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखिए यहां से इंपॉर्टेंट आ गया, देखो, और इसको अलग से भी इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच बिलोंग टू नॉन रेजिडेंट
विद इन अवर डोमेस्टिक टर्शरी, देखिए, वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम that part of factor income which belong to non-resident within our domestic tertiary। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये डोमेस्टिक इनकम है, ये नेशनल इनकम है। अंतर क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट भी शामिल है, नॉन रेजिडेंट भी शामिल है, और नेशनल इनकम में केवल रेजिडेंट ही शामिल है। व्यक्ति, ध्यान दीजिए, इसमें केवल रेजिडेंट शामिल है। चलो अगर मैं ये कहूँ इस डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम कैसे बनाओगे, तो इसमें रेजिडेंट भी शामिल है, नॉन रेजिडेंट भी शामिल है, इसे हटा दो, एक्सक्लूड कर देती हूं मैं इसे। अभी क्या बन गया, देखो आर और आर दोनों इक्वल हो गए, यानी अब ये जैसे ही मैंने एनआर हटा दिया ना, यानी नॉन रेजिडेंट हटा दिया, तो सिर्फ इसमें रेजिडेंट बन जाता है। अब ये रेजिडेंट क्या हो गई, बस अब ये डोमेस्टिक इनकम नहीं रही, अभी कौन सी इनकम बन गई, नेशनल इनकम। कब, जैसे मैंने अभी बताया, डोमेस्टिक इनकम यानी उसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों शामिल है, और नेशनल इनकम में केवल रेजिडेंट शामिल है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट हटा दो, मैंने हटा दिया, देखो दोनों इक्वल हो गए, यहाँ भी रेजिडेंट आ गया, यहाँ भी रेजिडेंट आ गया, तो ये अभी डोमेस्टिक इनकम नहीं, अभी क्या बन गई, नेशनल इनकम बन गई, खत्म। देखिए, वी एक्सक्लूड, अगर पढ़कर केवल पढ़ने पर ही आप सोचो पढ़कर खुद समझ लोगे तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम, तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं कौन सी इनकम, जो नॉन रेजिडेंट ने जो हमारे क्षेत्र है वहां से उसने अर्निंग की है, हमारे भारत से उसको अर्निंग हो रही है, नॉन रेजिडेंट को, उसको एक्सक्लूड कर दो। एनआर हट गया, एनआर हट गया तो आर बच गया, आर मतलब रेजिडेंट, बस बन गई डोमेस्टिक इनकम। और देखिए, we add to domestic income that part of factor income which our resident earn from rest of the world। दूसरी लाइन क्या है जो इसको कंप्लीट नेशनल इनकम बना देगी, देखिए वो तो मैंने बता दिया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में क्या शामिल था वो भी देखिए। नेशनल इनकम में अब पहली लाइन तो आ गई होगी समझ में, डोमेस्टिक इनकम, फिर एक बार बता देती हूँ, जिसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट शामिल है, नेशनल इनकम केवल रेजिडेंट शामिल है। अभी आए नहीं बोला मैंने, केवल रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हटा दो, तो एक्सक्लूड कर दिया, तो बन गया किसका पार्ट बन गया, वो नेशनल इनकम का। कंप्लीट नहीं, अभी दूसरी लाइन और बोलना है, मैंने अभी केवल व्यक्तियों की बात की है। सेकेंड, वी एड टू डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, बेटा रेजिडेंट नेशनल इनकम में क्या था, रेजिडेंट है। अब चाहे वो इंडिया से अर्निंग हो रही है, चाहे वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से अर्निंग हो रही है, तो या मैंने रेजिडेंट, और डोमेस्टिक में क्या था, ये बस रेजिडेंट है, ये वो वाला रेजिडेंट है जिसने केवल भारत में रहकर ही अर्निंग की है, भारत में ही अर्निंग की है, ये वो रेजिडेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें दूसरी लाइन मैंने अभी ऐड नहीं करी कि एक वो वाला भी रेजिडेंट है जो जिसकी आय बाहर से आ रही है, मैंने वो लाइन ऐड नहीं करी ना, तो वो लाइन आप यहाँ ऐड कर दीजिए। कौन सी लाइन ऐड कर दीजिए, क्योंकि नेशनल में क्या शामिल था, रेजिडेंट। पहले मैंने केवल रेजिडेंट व्यक्तियों की बात की गई है अंतर में, कि यहाँ पे एनआर को हटा दो तो नेशनल इनकम बन जाएगी। कंप्लीट कब बनेगी, दूसरी लाइन ऐड कीजिए। डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट वो शामिल था, डोमेस्टिक इनकम में वो रेजिडेंट शामिल था जो केवल इंडिया से ही उसकी अर्निंग आ रही है, वो रेजिडेंट शामिल था। लेकिन नेशनल इनकम में क्या था, रेजिडेंट तो है, अब अर्निंग की बात कर रही हूं मैं, वो अर्निंग जो इंडिया से भी आ रही है और इंडिया से बाहर यानी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से भी अर्निंग कर रहा है, वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से भी अर्निंग कर रहा है। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसमें शामिल नहीं थी डोमेस्टिक वाली में, इस लाइन को यहाँ ऐड कर दो, ले आओ यहाँ, मैं उठा के यहाँ ले आई हूँ, वो वाली रेजिडेंट की आए जो वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से कहीं ना कहीं उसका अर्निंग हो रही है। ठीक है, उसको मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, प्लस कर दिया, बस खत्म, बन गई क्या, नेशनल इनकम कंप्लीट। क्या बन गई, नेशनल इनकम कंप्लीट। फिर एक बार बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क्स के इसमें से बहुत आते हैं। अब यहाँ ऐसे समझिए, बहुत जल्दी समझ आएगी। डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम है। डोमेस्टिक इनकम पहले रेजिडेंट की लाइन लिखेगा, ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों शामिल है, नेशनल इनकम में केवल रेजिडेंट शामिल होता है। ठीक है, रेजिडेंट द्वारा कमाई गई आय। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड नहीं लिख रही मैं। अगर एनआर को हटा दोगे, यानी नॉन रेजिडेंट ने जो अर्निंग किया हमारे डोमेस्टिक टर्शरी में, उसको हटा दोगे, ठीक है, तो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी। और कब बनेगी, एक लाइन और ऐड कीजिए, इसमें हम उस रेजिडेंट, नेशनल इनकम में रेजिडेंट तो है, लेकिन ये वो रेजिडेंट है जो इंडिया से भी अर्निंग हो रही है, तो इसकी भी इंडिया से हो ही रही थी अर्निंग, और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से भी हो रही थी, तो ये वाली लाइन और उठा के लिख दीजिए।
रेजिडेंट, उस रेजिडेंट की अर्निंग को भी ऐड कर दीजिए जो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से क्या कर रहा है, वो ले रहा है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से भी कहीं ना कहीं उसकी आय बन रही है, उसे कहेंगे क्या, फिर जब उसको ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगी। जैसे देखिए, अब इन लाइनों को पढ़कर नहीं समझ आएगा जब तक जैसे मैं समझा रही हूँ उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, वो रेजिडेंट की आय जो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से आ रही है, और उसको एक्सक्लूड करना यानी माइनस करना है वो नॉन रेजिडेंट की आय जो वो हमारे देश डोमेस्टिक टर्शियरी से क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये बाकी से रिलेटेड एमएससी का भी क्वेश्चन आता है, वो भी आगे आएगा पूरा टॉपिक में जब कराऊंगी। अभी फिलहाल इतना ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेसन है और एक एक बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए डिड यू नो इट देखिए, डिड यू नो इट में क्या है, वो काफी धीरे धीरे मैं इसलिए ही करा रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। कल जब स्टार्ट होगी क्लास में यहाँ तक कुछ भी क्वेश्चन राइज कर सकती हूँ। देखिए, डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्लूड फैक्टर इनकम ऑफ बोथ दी रेजिडेंट, इसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ही शामिल है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट दोनों की, ठीक है, आय शामिल है जो बस हमारे डोमेस्टिक टर्शियरी से ही अर्निंग आ रही हो। अब आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब दूसरे देशों से आए, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन उससे पहले थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए। डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, देखिए ध्यान से देखिए, डिफरेंस है किसका, फैक्टर इनकम अर्न बाय अवर रेजिडेंट हु आर टेम्पररी रेजिडिंग एब्रोड। देखिए फैक्टर इनकम वो इनकम जो रेजिडेंट ने अर्न की है, जो रेजिडेंट ने क्या की है, अर्न की है, ठीक है, लेकिन वो एब्रोड में टेम्पररी रूप से रह रहा है, तभी तो हमारा रेजिडेंट होगा ना, वरना तो एनआरआई बन जाएगा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए गया है, वहां पर वापस आना नहीं है उसे, वहां उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, ये मैंने लाइन बताई थी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वहीं पर नहीं रहने वाला, वो कुछ समय के लिए गया है, चाहे चाहे कुछ समय के लिए गया हो बेशक से, ठीक है, और वहां से उसकी अर्निंग आ रही है। इसके बाद फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट हु आर टेम्पररी रिजाइडिंग इन अवर कंट्री, इन दोनों को क्या कर देते हैं बेटा, इनका डिफरेंस कर देते हैं, तो वो आ जाती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अभी मैंने इनकम फ्रॉम एब्रोड बोला था, ये नेट फैक्टर है, नेट फैक्टर में आपको क्या लिखना है, रेजिडेंट, और किसके बारे में लिखना है, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंट जो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से ला रहा है, नॉन रेजिडेंट जो हमारे यहीं पर लेकर फिर दूसरे देशों में चला जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए बेटा ये रहा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पता होना चाहिए, मैं फिर एक बार करा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको अभी भी नहीं समझ आया हो, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं एक बार करा देती हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अपने तरीके से समझा देती हूँ। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में आपको क्या करना है, माइनस करना है, किसको, एक तो यहाँ रेजिडेंट लिखिए और नॉन रेजिडेंट लिखिए, ठीक है। रेजिडेंट जो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से पैसा आ रहा है, नॉन रेजिडेंट, ठीक है, जो हमारे देश में रहकर, जो मीन्स हमारे देश से उसकी क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है, दोनों को आपस में माइनस कर दो। ये रेजिडेंट वो है जो दूसरे देशों में, जो दूसरे देशों में चाहे रहकर चाहे वहां से उसकी अर्निंग आ रही है, ये वो नॉन रेजिडेंट है जो हमारी कंट्री से उसकी क्या आ रही है, अर्निंग आ रही है, दोनों को आपस में माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि हमारा रेजिडेंट है दूसरे देशों से अर्निंग लेकर आएगा, और नॉन रेजिडेंट क्या करेगा, यहां से अर्निंग लेकर अपने देश में ले जाएगा। अंतर देख रहे हो आप, मैं रेजिडेंट हूं, मान लीजिए मेरी अर्निंग रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से आ रही है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से मेरी कुछ अर्निंग का साधन बना हुआ है, तो मैं उसे अपने देश में ले आऊंगी, ले आई ना, ऐड हो गया, ऐड कर दोगे इसे, ठीक है, इसे ऐड कर देना। और नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट मतलब हमारे देश के लिए नॉन रेजिडेंट हो गया, वो यहां से मान लीजिए उसकी अर्निंग हो रही है, वो अपने देश में ले जाएगा, तो हमारे देश से तो चली जाएगी, तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इसलिए बेटा इनको आपस में माइनस कर देते हैं। या फिर बस इतना ध्यान दीजिए, जो रेजिडेंट है दूसरे देशों से इनकम ला रहा है तो उसे ऐड कर दोगे, नॉन रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट इसलिए वो तो अपने देश में जाएगा ही, चाहे उसकी अर्निंग जा रही है, तो वो यहां से बेटा उसकी अर्निंग चली जाएगी, देश से जा रही है तो उसको माइनस कर देंगे, इतना ध्यान रख लीजिए बस, ठीक है। तो भी कोई आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे 1 मार्क्स का। रेजिडेंट दूसरे देशों से इनकम उसकी आ रही है क्योंकि कुछ सोर्स उसने बना रखे हैं, उसको ऐड। नॉन रेजिडेंट यहां से अर्निंग कर रहा है लेकिन चला कहाँ चला जाएगा, नॉन रेजिडेंट क्यों है, क्योंकि वो दूसरे देश में जाएगा,
ले जाएगा आय को तो क्या हो जाएगी, जब चली गई आय तो माइनस, ठीक है, इसको हम माइनस करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, देखिए डोमेस्टिक इनकम प्लस नेशनल इनकम कैसे बनती है बेटा, डोमेस्टिक इनकम में क्या कर दोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप ये कहोगे कि मैम आपने डोमेस्टिक इनकम में तो बताया था कि डोमेस्टिक इनकम मतलब जिसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट शामिल है, तो इसमें तो नॉन रेजिडेंट आ गया मैडम। ध्यान दीजिए, इसमें ये लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब यहीं पे आ गया ये एनआर, नॉन रेजिडेंट आ गया यहाँ पे, और वो वाला भी रेजिडेंट आ गया जो दूसरे देशों से इनकम को ला रहा था, उसको ऐड कर रहे थे, ठीक है। और जो एनआर नॉन रेजिडेंट इनकम को वापस ले जा रहा है उसको माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसको शामिल कर देंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि डोमेस्टिक इनकम में तो मैम ने बोला रेजिडेंट भी है और नॉन रेजिडेंट भी है, और यहाँ पर मैडम ने दोनों को ऐड करके और इसको अलग नहीं, ये जो नॉन रेजिडेंट है ना ये इसमें आ गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया। चलिए ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखिए ये कैसे बनेगा, फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि नॉन रेजिडेंट तो ले जाएगा, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे बस, तो ये बन जाएगी नेशनल इनकम। तो ये था बेटा टॉपिक, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं अभी तक जो मैंने ये कराए हैं, ठीक है। आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज टाइम हो गया है, प्लीज लीव कीजिए क्लास। लीव नहीं करना बेटा क्लास। हाश पलक, क्या बात है बेटा, क्लास से जाना नहीं है। अशोक, हाश पलक, क्विक लीव द क्लास। पलक, हर्ष, लीव द क्लास। पलक, क्विट कीजिए बेटा क्लास। पलक, हर्ष, पलक, हर्ष, पलक, हर्ष।